आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में सबका ध्यान रख रहे होंगे। फेस्टिव सीज़न है, फुल ऑन एंजॉय एंड शॉपिंग एंड एक्साइटमेंट बना हुआ होगा। तो इस एक्साइटमेंट के साथ साथ चलिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम हम पीवाई क्यू भी करते हैं। तो एक पीवाई क्यू आपको दे दिया चुका है और इसके साथ साथ आपने बीच में ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ टॉपिक्स को देखा है, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अब उस पे बेस देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्लस 2023 का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये सब प्रश्नों को कराने का तात्पर्य ये है कि जब आप ये प्रश्न करें तो खुले दिमाग से चीज़ों को समझें और खुद भी उस पर लिखने का प्रयत्न करें। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पर देख रहे हैं इन प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर आपको मैं खुद से आज सारी चीज़ें बता रही हूँ, फॉर्मेटिंग नहीं दी है आंसर की। जो मैं बताऊँगी उसको नोट डाउन करते जाइए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बताइएगा, उसको मेंशन करूँगी मैं वहाँ पर। लेकिन कोशिश करिए पहले जो मैं बोल रही हूँ उसके बेसिस पे आंसर लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि कहा कि पार्ट 1 आ चुका है आपका, इसका पार्ट 2 है ये मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। यहाँ पर आपको सारे मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस के पीडीएफ और वीडियोस के लिंक इत्यादि मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आंसर आपको राइटिंग भेजना है तो आप मुझे इस पर भेज सकते हैं, कोई क्वेरी तो आप मुझे इन दोनों चैनल पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे, कोई अपडेट्स होंगे तो आपको मैं वहाँ पर देती रहूँगी। वीडियोस को निरंतर देखते रहिए, स्किप मत करिए। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं आज के। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा 2023 यानी कि इसी वर्ष का है, 2023 का। कहता है कि बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो क्या प्रभाव, मैं क्या बताती हूँ कि इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि किस प्रकार से परिवार और विवाह के अंतर्गत क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों के संदर्भ में भी हमने ग्लोबलाइजेशन का एक चेंज पढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न है। तो इसको कैसे समझना है, इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे पहले हम लिख सकते हैं इस तरह से कि समाजीकरण के बारे में बता सकते हैं कि समाजीकरण क्या है। ये सिर्फ मेरी भाषा है, आप चाहे तो इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा करनी, तो हमें पहले समाजीकरण के बारे में बताना है। जैसे समाजीकरण वो प्रोसेस है जिसके तहत एक व्यक्ति अपने समूह यानी कि समाज के साथ तालमेल बिठाना सीखता है, अपने समाज या समूह के द्वारा जो अनुमोदित तरीके हैं उनसे व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, इस तरह से इंट्रो करते हुए आप इंट्रो में इस तरह से चीज़ें लिखते हुए और लिख सकते हैं कि माता पिता की जो गर्मजोशी है ना, वो बच्चों के मनोसामाजिक विकास को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को दिया जाने वाला जो ध्यान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसके एस्पेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो तेज़ी से अपने बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करा देते हैं। अब पहले होता था एक समय पे कि बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराते थे, दादा दादी नाना नानी के हाथ में, परिवारजनों के हाथ में दे दिया जाता था। अब वो स्वरूप फ़ोन ने ले लिया। मतलब हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके घर में कोई नवजात शिशु है या वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, अगर वो रो रहा है, जिद कर रहा है, तो भाई उसको फ़ोन दे दो, वो कार्टून देख लेगा, वो ये देख लेगा, वो देख लेगा, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कार्टून देखते देखते किसी और पद पर चला जाता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है। समय से पहले जानकारी होना सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इंट्रो देते हुए हम यहाँ पर चीज़ों को बता सकते हैं। और इसको जैसे समाजीकरण आपको नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इसका एक अलग एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि हम इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि बच्चों को दुलारने की जो पारंपरिक रूप से शारीरिक स्नेह और निकटता को शामिल करता था। ठीक है, देखभाल करने वाले होते थे लोग, बच्चों के साथ जो अच्छे बीच में जो है उनका संबंध बनाते थे दादा दादी। ठीक है, इसने बाल समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भावनात्मक मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के यूज़ में बहुत ज़्यादा वृद्धि बाल समाजीकरण में चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत कर रही है। अब इसकी मेन बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी क्या कहेगी इस प्रश्न की कि कैसे जो है इसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों को दुलारने की जगह फ़ोन ने ले लिया है। कैसे, जैसे टेक्निकल जो ग्रोथ हो रहा है ना, उसने क्या किया है, जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, जैसे कई सारे बच्चों के लिए चैनल्स बना दिए। जैसे ये चूचू टीवी करके नाम सुना होगा आपने, तो ये सब क्या करते हैं, शैक्षिक सामग्री देते हैं एक तरीके से। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म दे दिए गए यूट्यूब पर। अब माँ बाप क्या करते हैं, खुद से ना सिखा के वो चिड़िया कैसे बोलती है, डॉग कैसे भौंकता है,
है, ये कैसे चलता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को ना यूट्यूब पे दिखा के उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बचपन में देखते होंगे लोगों को, बच्चों को देखा होगा अपने आसपास, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, कुछ इस तरह की वीडियोज़ दिखा के उनको बहलाने फुसलाने की चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। यूट्यूब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज़ में। पारिवारिक गतिशीलता में बदलाव, जैसे व्यस्त कार्य शेड्यूल होने की वजह से क्या होता है, बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। मतलब हमने भी एक अपने ही आसपास एक केस देखा था कि दो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और उनके बच्चे को वो अपनी आया के पास या मेड के पास छोड़ जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो जब स्कूल से आता था या छोटा था जैसे भी था, तो उसका बिल्कुल टेक केयर नहीं करते थे और वो बच्चा इतना शार्प था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने बड़ा होना शुरू किया उसका ग्रोथ ही रुक गया। वो इतना चिड़चिड़ा होने लगा क्योंकि उसको वो अटेंशन नहीं मिलता था, पूरा टाइम उसको वो मेड जो है फ़ोन पे रखती थी। तो उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनालिटी पर, उसके ब्रेन पर इतना ज़्यादा पड़ा कि आज भी उसकी ग्रोथ में रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ डिपेंडेंस वाली बात जो है, पहले होता था महिलाएं घर में रहकर इस तरह से चीज़ें संभालती, लेकिन स्वतंत्रता के दौर में की होड़ में भी आप देखते हैं कि सभी वर्किंग हैं। तो ये जो बदलाव है वो संभावित रूप से बच्चों को दुलारने के माध्यम से क्या हुआ, माता पिता के संबंधों को थोड़ा सा गुणात्मक पहलू में समझौता दिखाई देता है, ठीक है। दूरवर्ती पारिवारिक संपर्क, जैसे कि मोबाइल फ़ोन ने क्या है कि आभासी बातचीत के माध्यम से दूरियां पाड़ती हैं, दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन उनमें से अनजाने में गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी भी है, जो शारीरिक स्नेह और छोटे बच्चों को लाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बाहर रह रही हैं, काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनके दादा दादी नाना नानी दूसरे देशों या शहरों में रह रहे हैं, तो फ़ोन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो उनको लगता है कि फ़ोन ही ये जरिया है अपनों के साथ कनेक्ट करने का। जबकि जब अपने समय पर आप देखेंगे कैसे दादा दादी के साथ रहकर या अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, अपनों के साथ रहकर कैसे हम खेला करते थे, हम साथ में चीज़ों को बांटा करते थे, छोटी छोटी कहानियाँ सुना करते थे, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही। उन कहानियों को अब यूट्यूब ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, ठीक है। अब बाल समाजीकरण पर अगर हम देखें तो इसके प्रभाव की चर्चा करनी, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमें बताने हैं, ठीक है। जैसे नकारात्मक प्रभाव पहले हम देखते हैं इसमें, क्यों, जैसे भावनात्मक विकास में देरी होने लगी है, क्योंकि ये चिंता का विषय है। पहले होता था कि बच्चे कनेक्ट करते थे एक दूसरे को, अब वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फ़ोन में देने लगे हैं कि वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जल्दी लोगों से, क्योंकि फिजिकली कॉन्टैक्ट में ही नहीं अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं वो, ठीक है। सहकर्मी सहभागिता, जैसे आभासी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता के ने क्या किया, अलगाव को बढ़ावा दिया। जैसे बच्चे अक्सर शारीरिक खेल की बजाय अब रोबॉक्स जैसे ऑनलाइन गेम पसंद करते हैं, उनके वास्तविक दुनिया से अनुभव जो है, सामाजिक कौशल से वो बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं। पहले छुपा छुपाई खेलते थे, आइस एंड वाटर खेलते थे, अप एंड डाउन खेलते थे, कई सारे गेम हुआ करते थे ना बचपन में, या फिर हम गेमिंग वगैरह खेलते थे इस तरह से, मारियो वगैरह भी सब मिल के खेल रहे हैं। अब वैसा नहीं रहेगा, सब ने फ़ोन ने जगह ले ली, अपने अपने ऐप डाउनलोड कर लिए, सब फ़ोन में लगे हुए हैं। अब तो लोग पबजी से कहाँ आ जाते हैं, खैर इसकी तो बात ना ही की जाए। तो फिर ये है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति भी संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। जबकि क्या होता है कि कम उम्र में जो प्रतिभा दिखाने के जो गुण होते हैं ना, वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा उनमें जो प्रवृत्ति होती है उभरती है विकास करने की खुद की, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि अब उस पर अनुचित दबाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे चिंता और उनके मानसिक स्वास्थ्य विकारों का खतरा बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या, जब वो बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें फेक दिखाई जाती हैं, तो कैसे पेरेंट्स उनके अप्रिशिएट कर रहे हैं या उनको ये करा रहे हैं, ये दिला रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट उन लोगों पे डाला है, उन परिवारों पर जो सक्षम नहीं है इस चीज़ को करने में, ठीक है। ठीक है, मोटापा, जैसे WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि बचपन में मोटापे में वृद्धि ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि आंशिक रूप से शारीरिक गतिविधि जो हो गई है वो कम हो गई, वो स्क्रीन टाइमिंग ने ले ली है। तो बच्चे को गले लगाने, स्वास्थ्य, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के अवसरों से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है हेल्थ रूप से इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे बच्चे कितने थुलथुल से आज के समय पे होते जा रहे हैं, वो हेल्दी नहीं है, वो मोटापा है, वो उन पे चर्बी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब बैठे बैठे खा रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। आउटडोर एक्टिविटी होना हमेशा, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अभी की एज हो, हमेशा बहुत ज़रूरी था। उससे आप बहुत मेंटली एक्टिव रहते हैं। मैं भी जब साइकिलिंग सीख रही थी पिछले कुछ समय में, तो लगता था कि आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में कितने भी कार्यों में आप लिप्त हो, कितने भी कार्यों में आप जो है जुटे हुए हों, बिजी हो, लेकिन अपने आप को समय दें। जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है, जो फिजिकल एक्टिविटी करना आपको अच्छा लगता है, वो ज़रूर करें। कोई गेम हो, कोई प्ले हो, या कोई साइकिलिंग एंड ऑल, जिसको जो पसंद है वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो आज से उसे अपनी आदत में ज़रूर डालिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसमें सकारात्मक अब प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी
से साथ क्या है कि बच्चे जो है काफ़ी कनेक्टेड हो रहे हैं, चीज़ों को जानते हैं, कोडिंग इत्यादि के माध्यम से काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विविध शिक्षण जैसे खान अकेडमी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि ढेर सारे, ये एक उदाहरण है, ढेर सारे शैक्षिक संसाधन प्रदान करने में जो है सहयोगिता दी है। इससे बौद्धिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा और उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया के सामने अपना मौका भी मिलेगा रखने का। ठीक है, सांस्कृतिक समझ, इंटरनेट ने क्या किया कि एक खिड़की के रूप में काम किया है। जैसे जो बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों, वैश्विक घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, वो उनको वहाँ से मिलती है। ठीक है, शुरुआती प्रदर्शन विविधता के व्यापक रूप से समझ उनको प्रदान होती है। कम उम्र में ही उनको काफ़ी एक्सक्लूसिव नॉलेज वहाँ पर मिल जाती है, विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। क्रिएटिव आउटलेट जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे डिजिटल स्पेस हो गया, बच्चों को अपनी प्रतिभा तलाशने, प्रदर्शित करने के कई कई अवसर मिलने लगे। इवन मेरे ही फैमिली में एक छोटी सी बच्ची है, मेरी जो भतीजी, वो 2-2.5 साल में ही फ़ोन लेके ब्लॉगिंग करना उसने शुरू कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे क्या देख रहे हैं, और वो इस तरह से ड्रामा क्रिएट करती थी कि लाइक कि हाँ रियल में चीज़ें उसके साथ हो रही। तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट दिखने लगा है। क्रिएटिव आउटलेट देखें तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कैसे बच्चे इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें वे ऑफ फॉरवर्ड वे अगर हम बात करें, आगे की राह बात करें, तो क्या हो सकता है, जैसे संतुलित दृष्टिकोण की, जैसे माता पिता जो है अपने जो साइकेट्रिस्ट से बात करें और कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करना, उनसे देखें। शैक्षिक हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे स्वीडन जैसे देशों में क्या हुआ कि नक्शे कदम पर चलते हुए, अगर हम स्वीडन जैसे देशों के अगर के पाथ को फॉलो करें तो संतुलित पालन पोषण पर जोर देते हैं। वहाँ पर माता पिता को आज बच्चों के पालन पोषण में आवश्यक सूक्ष्म दृष्टिकोण के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अच्छे से कुछ प्रोग्राम्स या फिर सेमिनार्स लाए जाने चाहिए। ठीक है, गूगल के फैमिली लिंक जैसे उपकरण जो माता पिता को अपने बच्चों के फ़ोन के उपयोग की निगरानी करने, स्क्रीन टाइमिंग को वॉच करने पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब भी उनको छुट्टी मिलती है उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ों को हम लिख सकते हैं और निष्कर्ष में बता सकते हैं कि जबकि तकनीकी क्रांति ने बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं में एक आदर्श बदलाव तो लाया है, तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने और वैश्विक सर्वोच्च प्रथाओं को सीखने में थोड़े से सचेत रूप से कदम भी उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी आंसर राइटिंग में नोट करिएगा। 2023 का प्रश्न है, बहुत अच्छे से सिंपल प्रश्न है। आप सीधे बता दीजिए कैसे वैश्वीकरण ने इस तरह से चीज़ों को रिप्लेस किया है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई देते हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पर, ये हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है यहाँ पर, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। ये आपका 2022 का प्रश्न है यूपीएससी का, राइट। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये पूछ रहा है मेन बॉडी में कि जनजातीय समूह को एकल श्रेणी में क्यों डाला जाना चाहिए, ऐसे क्या क्या कारण है। तो जनजातीय वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, जिस प्रश्न को आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत के जनजातीय समुदायों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ में, ऐसे कौन से कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, इंट्रो में, कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसमें एक ही श्रेणी में रहने वाले जो जंगल हैं उस पर निर्वाहित समुदाय है। ठीक है, तो उसको उसमें शामिल किया जाना चाहिए, एसटी, जिन्हें एसटी हम कहते हैं। भारत में जनजातियों में जैसे मेघालय की मात्र सत्तात्मक खासी से लेकर राजस्थान या फिर गुजरात की पितृ सत्तात्मक जनजातियों की जो व्यापक विविधता पाई जाती है, ये विविधता गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्धि, अंडमान और निकोबार के स्वदेशी जनजातियों जैसे प्रहरी आदि के आधार पर भी है। तो इस तरह से जनजातियों के बारे में ऐसा ना लिख के आप चाहें तो जनजातियों क्या है उसके विषय में स्टार्टिंग इंट्रो देते हुए किन किन जनजातियों के बारे में आपको पता है जहाँ पर इस तरह की सत्ता या इत्यादि चीज़ें देखने को मिलती है, इंट्रो में देते हुए आप सीधे मेन बॉडी पर आएंगे कि अनुसूचित जनजातियों को एक श्रेणी में शामिल करने के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ कह सकते हैं कि कुछ संवैधानिक और कुछ सांविधिक प्रावधान है, यानी कि कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। ठीक है,
इसके अलावा कई सामाजिक आर्थिक बेस भी हैं जो उन्हें एक श्रेणी के अंतर्गत बांधने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे जैसे वे आमतौर पर भौगोलिक रूप से अलग थलग होते हैं। हमने पढ़ा था किस प्रकार से अपनी उनका रहन सहन अलग तरीके का होता है। जैसे वो टैटू, ताबीज, आभूषण जैसे कुछ धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं। उन्हें जादू टोने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, इस कारण से भी उन्हें एकल श्रेणी के अंतर्गत रख देना चाहिए। आमतौर पर वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति पूजक कहा जाता है। प्रकृति पूजा में विश्वास बहुत करते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए ज़्यादातर जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं और एक संतुलित वातावरण को बनाए रखते हुए प्रकृति से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। प्रकृति प्रेमी होते, प्रकृति पूजक होते हैं वो। ठीक है, उनकी सामाजिक संरचना जो है समतावादी और जाति के स्तर पर कम स्तरीकृत है। वो वे देखेंगे एनिमिस्टिक में विश्वास करते हैं, यानी कि जीवात्माद किस में बात करते हैं, जीवात्मवाद में बात करते हैं। ठीक है, प्रकृति में विश्वास करते हैं। उनमें से अधिकांश प्रादेशिक समूह जो अपनी जनजाति और संस्कृति के प्रति काफ़ी समर्पित हैं। उनमें से अधिकांश आदिम व्यवसायों जैसे कि स्थानांतरित खेती आदि का अभ्यास करते हैं। उनके पास अधिकांश स्वदेशी राजनीतिक संगठन है, यानी कि वैदिक काल की सभाओं और समितियों जैसे बुजुर्गों की परिषदों का अस्तित्व भी उनके पास ही समर्पित है। ठीक है, तो इस तरह से क्या उनमें से अधिकांश मुख्य धारा के समाज से भिन्न जनजातियां हैं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि उनकी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रथाओं की भी वकालत की थी। उन्होंने उन्हें एक अलग, एकल और विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने की मांग की थी। इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं कि क्यों भाई हमें एकल श्रेणी में उसमें डालने की ज़रूरत है, ताकि वो बाकी समाज से अगर वो अलग रह रहे हैं तो उनको वो हर सुविधा मिले जो एक भारत के नागरिक को, बाकी लोगों को, नॉर्मल व्यक्तियों को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रश्न को आप डिकोड कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न क्या है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। उदाहरण सहित अब हमें बताना है कि इतनी बड़ी संस्कृति का जो भारतीय समाज है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, सिख धर्म से हो। इन्होंने क्या किया कि जाति की जो प्रासंगिकता है ना, क्या उसको समाप्त कर दिया है। उदाहरण देके बताइए। तो हमें एग्जाम्पल अगर हमारे पास है तो हमें देना पड़ेगा, और देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से तो कनेक्टेड होंगे ही हम। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इंट्रो में क्या बताना है, जाति व्यवस्था के बारे में 10% लिख देना। थोड़ी सी 1-2 लाइनें, 3 लाइनें लिख देना। जैसे कि जाति व्यवस्था क्या भारतीय समाज का एक आधारभूत लक्षण है। पिछले कई दशकों में देखा गया है कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है अपने परंपरागत स्वरूप में थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन ये समाप्त होने की अपेक्षा क्या हुआ है कि अपने संक्रमण काल से जो है गुजर रही है। इसमें परिवर्तन दिख रहा है, इसके स्वरूप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो भारतीय समाज के साथ साथ नए संदर्भों में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि इतने सारे कल्चर ने जो है जाति की प्रासंगिकता को क्या समाप्त किया है, तो उसकी सार्थकता को हमें यहाँ बताना है। जैसे संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है। इससे पिछले 7 दशकों में कुछ ज़्यादा अपेक्षित और पिछड़ी जातियों का समाज में वर्चस्व बढ़ा है। तो वहीं पहले क्या होता था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वर्चस्वशाली जातियाँ रही हैं वो प्रभाव उनका सीमित हो गया है। ठीक है, तो एक स्वरूप बदला है कि संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए, जिसके कारण अब ऐसा नहीं है कि जो उच्च कुल की बात या जातियों की बात करते हैं उनका ही वर्चस्व आज भी है, क्योंकि जाति क्या जन्म पर आधारित व्यवसाय और चयन की बात करती है ना। ठीक है, जैसे इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जातिगत आधार पर आरक्षण के लिए नए आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे जाट आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, मराठा जातियों द्वारा आंदोलन। तो इस तरह के आंदोलनों ने जो है कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता में थोड़ा सा बदलाव तो लेकर आया है। अलग अलग वर्गों के में क्या हुआ है कि जातिगत सजगता बहुत मजबूत हो रही, जैसे इसे शहरी क्षेत्रों में स्थापित जातिगत संगठनों, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल महासभा, ऐसे जो इत्यादि की जो स्थापना के रूप में देखा जा सकता है कि कैसे बहुसंस्कृति ने समाज में जाति की प्रासंगिकता को बढ़ाने पे भी जोर दिया है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग, अब जैसे अग्रवाल हो गए या फिर देखते हैं सिख हो गए, तो उनका गेटेड सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं स्वरूप तो बदला ही है। ठीक है, जातियों के बेस पर प्रचलित बहुत सारे रीति रिवाज, जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार, क्षत्रियों में शस्त्र पूजा, इन सब का प्रचलन भी देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे आप देखते होंगे वेबसाइट पर या न्यूज़पेपर में, जैसे विवाह के लिए एडवर्टाइजमेंट जाता है कि ब्राह्मण फला फला ब्राह्मण का पुत्र के लिए वो पुत्री, कन्या, वटेवर वो ढूंढ रहा है, बहू वो ब्राह्मण कुल से होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों ने जैसे स्वरूप बदला है।
तो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो रही है? उदाहरण के साथ, तो इस तरह के आपको एग्जागेटेड सोसाइटी एग्जाम्पल या इस तरह के जो समूह बन रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझाएंगे वहाँ पर, ठीक है। राजनीतिक दलों के द्वारा क्या वो जातिगत आधार पर दल में पदों और चुनाव का टिकट वो बांटते हैं। विशेष जाति समूह के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी और बिहार में जातिगत आधार पर दलों की काफ़ी उपस्थिति हुई है, ठीक है। वोट बैंक बन गए हैं कहीं ना कहीं जाति बेस्ड जो व्यक्ति हैं। ये सही है कि सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और अंतर्जातीय विवाह में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों का पलायन हुआ है शहरों में, ठीक है। मध्य वर्ग के उदय जैसे कारकों के प्रभाव में भी जाति व्यवस्था शिथिल हुई है। लेकिन सभी विवेचनाओं से महसूस होता है कि प्रेजेंट टाइम में भी जाति की प्रासंगिकता ने वो स्वरूप बदल लिया है, ठीक है। वास्तव में वैश्वीकरण और शहरीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है और जातियों का आर्थिक स्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजन हो रहा है। तभी आप देखेंगे पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्मों पर आधारित थी, फिर कैसे कैसे वर्ण जो है जाति व्यवस्था में तब्दील हुई और जाति भी कई सारी उपजातियों में तब्दील हुई, उपजातियों में भी कई उपजातियां हैं, ठीक है। और वो विशेषता क्या होता है, समाज और क्षेत्र और जगह के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, उस तरह से ही ये भी है कि कोस कोस पर ये जो है समस्या बदले, चार कोस पर जो है स्वाद बदले, उस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जाति के संदर्भ में भी यही है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? तो हम ये कहेंगे कि पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, उसका स्वरूप बदल गया है। जो स्वरूप के पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि किस प्रकार से ये जाति पादा जो है जाट या पाटीदार आंदोलन हो रहे हैं, या फिर ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल महासभा जैसे स्थापना देखी जा रही है, या ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार देखा जा रहा है, क्षत्रिय में शस्त्र पूजा देखी जा रही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई या फिर एडवर्टाइजमेंट विवाह के लिए हो गया, वो सब विज्ञापन देखे जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने कैसे जातिगत आधारित दल और पदों का चयन के लिए विशेष रूप से उनको चयनित करने की शुरुआत की है, या वोट बैंक के रूप में ऐसे जाति आधारित लोगों को चयन किया। तो वो सारी चीज़ें हम अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ आई आपको। तीनों प्रश्नों के आंसर लिखने की डे बाय डे कोशिश करिएगा, सब कुछ बता दिया है, फिर भी लगेगा कि समस्या उत्पन्न हो रही है तो एट लास्ट फिर आपको इसका आगे का फॉर्मेटिंग दे दी जाएगी। फिलहाल अभी इतना समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आएगा किसी भी हाल में तो फिर फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे। कोशिश करिए कि स्पून फीडिंग पे मैं बिलीव नहीं करती। मेरे को लगता है कि अगर आप देखिए एक टॉपिक में हमने दे दिया था, अब लगता है खुद भी कोशिश करिए, क्योंकि अगर मैं लिखा लिखाए दे दूँगी तो आप उसी को छाप देंगे। तो अब जो बताया है उसकी समझ से बस लिखिए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जो समझ आता है लिखिए, बस लिखिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, निरंतर मेरे चैनल पर बने रहने के लिए उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझ में विश्वास बनाए हुए हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर इस फेस्टिव सीज़न के बावजूद भी सुचारू रूप से जारी रखे हैं, मेरी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर रहे हैं। तो और लोग भी करें ताकि सब तक इसका लाभ पहुंचे, हर अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। जो इतनी मेहनत की जा रही है वो आप सब इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।